स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंडर्ड शेयर एजुकेशन वाला पर। मैं लेकर के आया हूँ पूरी श्रृंखला घटना चक्र की। जून जुलाई से शुरू करूँगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक की पूरी श्रृंखला खत्म करूँगा। नवंबर तक के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको डालूंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, और जो भी पीडीएफ रहेगी वह सब हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। पूरी श्रृंखला को तो पढ़ा नहीं जा सकता, पूरे घटना चक्र को 6 महीने को इतने कम टाइम पीरियड में नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन मैं ऑलरेडी पढ़ता आ रहा हूँ, नोट्स बनाता आ रहा हूँ। उन्हीं नोट्स के माध्यम से मैं आपको 10-10 मिनट के शॉर्ट्स वीडियो में पूरे 6 महीने के घटना चक्र को 1 घंटे या 2 घंटे के वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, एक लाइक एक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। जो भी व्यक्ति आपका एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है उस पर आने वाले क्वेश्चंस इसी से आएंगे, इसी घटना चक्र की बुक से ही आएंगे जीके के, तो उसके पास यह शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस को करा करके रखा गया है, तो जिनका भी IBPS PO मेंस होगा या IBPS जो भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, SBI PO वाला, उन सब में जो करंट अफेयर्स आने वाला है उसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचनांक EPI, इन बार इस पूरे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण सूचनांक जो है कौन सी यूनिवर्सिटी जारी करती है। तो आपको इसमें जो इतना बड़ा लिखा हुआ है इसको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना क्या है कि येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड लॉ एंड पॉलिसी, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ इंस्टीट्यूट, यही दोनों मिल करके यह परियोजना बनाए हैं। कौन कौन? येल यूनिवर्सिटी और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का अर्थ इंस्टीट्यूट स्थित द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क, इन लोगों ने मिलकर ये परियोजना बनाई है। बस आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? येल यूनिवर्सिटी का नाम और अर्थ यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम, और इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत है। अब यह कब 2022 में इसमें एक नया टॉपिक ऐड किया गया, जलवायु परिवर्तन। ये जो आपका जलवायु परिवर्तन ये लेटेस्ट टॉपिक है, ये सारी जो भी इन्वायरमेंटल के नए वाले ट्रेंड हैं सब में इसको शामिल किया जा चुका है। टॉप के कुछ कंट्रीज़ के नाम याद रखने हैं आपको, बॉटम के कौन सी कंट्रीज़ हैं 2 नाम याद रख लीजिएगा, और इंडिया का रैंक क्या है। तो देखिए टोटल तो जो इसमें कंट्रीज़ हैं जितनी है उनको बता ध्यान दीजिए, बस आपको टॉप याद रखना है, बॉटम किसी भी इंडेक्स का। तो टॉप कौन था? टॉप डेनमार्क था, डेनमार्क। सेकंड रैंक यूनाइटेड किंगडम की, थर्ड रैंक फिनलैंड की। ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कैसे इसको हम लोग याद करें? तो अब हमारे देश में एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो याद करिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर से बदनाम हो गई, ऐसे याद कर लीजिए। तो क्या हो गया? डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड, आपको ये ईजिली याद हो गया। और इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया स्टैंड्स एट लास्ट 180 विद EPI स्कोर 18.9। इंडिया की रैंक एकदम आखिरी है इसमें, कौन सी? 180वीं रैंक है। क्यों? क्योंकि 21 आउट ऑफ 30 पॉपुलेटेड सिटीज़ आर लोकेटेड इन इंडिया। 30 टॉप की जो 30 सिटीज़ हैं उनमें पॉपुलेटेड सिटीज़, उसमें से 21 इंडिया में ही है लोकेटेड। इसकी वजह से इंडिया की रैंक भी आप लोग देख रहे हैं कि 180। तो आपको इसमें से सारी चीज़ें हमको लगता है याद हो गई होंगी। आपको याद ही करना क्या था? एक तो येल यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना था, एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना था, और एक याद रखना था कि DU फिर से बदनाम हो गया, यानी कि डेनमार्क, UK, फिनलैंड, ये 3 नाम याद हो गए। और इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की रैंक आखिरी थी। बस इतना ही चीज़ आपको इसमें से याद करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं याद करने की ज़रूरत। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बेसिकली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। कब से जारी की जाती है? 1991 से जारी की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रख लीजिए। तो देखिए जब कोई ट्रेड होगा तभी व्यापार है। तो आप अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लगा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट होगा जब दो देशों के बीच ट्रेड होगा, व्यापार होगा, तभी होगा। तो कौन इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को प्रदर्शित करेगा? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब से कर रहा है? तो 1991 से कर रहा है। ये इंडिया में भी एक रिसेशन का पीरियड था, तो इसके हिसाब से जो फॉरेन FDI का जो ट्रांसफ़र हुआ है एक देश से दूसरे देश में, ये $1.58 ट्रिलियन FDI का ट्रांसफ़र हुआ है। इसमें देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का अलग डेटा दिया जाता है, डेवलपिंग का अलग। तो आपको इतना डिटेल, अगर आप SSC के लिए जा रहे हैं तो इतना डिटेल आपको नहीं याद करना है, लेकिन अगर आप बैंकिंग मेंस के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना FDI ट्रांसफ़र है। तो $1.58 ट्रिलियन। डेवलप्ड कंट्री का कितना था? $746 बिलियन, और डेवलपिंग कंट्रीज़ का $837 बिलियन। अब आप लोगों को ये अंतर दिख रहा होगा, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ वर्ल्ड में बहुत कम है और डेवलपिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो इतना ज़्यादा अंतर इसके लिए दिख रहा है, इतना बड़ा कोई अंतर नहीं है। इसको और जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही डेवलपिंग कंट्रीज़ का भलाई होगा इसमें। अब अक्टूबर 2021 में ओसेड, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट के द्वारा 136 देशों द्वारा इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम में सुधार हुआ। जो इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम है, यानी कि एक दूसरे से देशों से हम लोग व्यापार करते हैं तो उसमें भी टैक्स लगता है, उस सिस्टम में सुधार हुआ। तो इसके लिए 136 देश राजी हो गए थे सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं।
आपका मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भारत का क्या हाल रहा इसमें। तो जो इनफ्लो है, एफडीआई इनफ्लो है, इसमें भारत का रैंकिंग 7वां रहा। कितने बिलियन के साथ? 45 बिलियन के साथ। इसमें हमारे प्रवासी भारतीयों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें टॉप का तो नाम याद करने में दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। दुनिया का सबसे अमीर देश यूएसए है, तो उसी में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही उसी देश में ज़्यादा होगा। अब इनफ्लो की अगर हम बात करें, इनफ्लो की बात करें, तो यूएसए के बाद चाइना और फिर हांगकांग, और कोई देश नहीं है। आपको तो इसको कैसे याद करना है? यूसीएच करके याद कर लीजिए। यूपीएस होता है तो उसको यूसीएच कर लीजिए, थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। या यूसीके कर लीजिए, यूएसए चाइना हांगकांग, यूएसए चाइना हांगकांग ऐसे याद कर लीजिए। और इसको दूसरे वाले को, आउटफ्लो वाले को, यू जे स्क्वायर याद कर लीजिए। जो ही देश बड़े बड़े हैं ही जे नाम से, जर्मनी है, एक जापान है, तुरंत याद हो जाएगा। भारत की रैंकिंग, भारत का रैंकिंग 7वां था। ये याद रखिएगा कि एफडीआई इनफ्लो में इंडिया की रैंकिंग 7वीं थी विद 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचनांक। यह डेटा जो जारी किया जा रहा है, यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये नया नया जारी करना शुरू हुआ है। 2019 से इसको शुरू किया गया है। तो क्या है, कौन जारी करता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह इसे जारी करती है। अब इसका पहला एडिशन 2019 में जारी हुआ था। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे का देखिए, अब इसको याद कर लीजिए। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे 7 जून को मनाया जाता है, उसी दिन इसे जारी किया जाता है। तो ये जून का पहला हफ्ता ही रहता है, खत्म होने वाला है। ऐसे याद रखिए कि 7 दिन का हफ्ता होता है जून का। जून का पहले हफ्ते में जो खत्म होने वाली तारीख कौन हुई इस हिसाब से? तो 7वीं तारीख हुई। तो 7 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे। उसी दिन राज्य खाद्य सुरक्षा सूचनांक 2022-21 को भी जारी किया गया था। खाद्य सुरक्षा तो फूड सेफ्टी से याद रखिए, तो फूड सेफ्टी वाले ही जारी करेंगे। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करती है। अब यूनियन हेल्थ किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो बताइए, सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा है, तो आपके हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है। यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। देखिए, मन सुख ऐसे याद करिए। डॉक्टर जब आपका इलाज कर देता है तो आपका मन क्या हो जाता है? बिल्कुल सुखी हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो मन सुख मांडविया द्वारा जारी किया गया। अब इसमें कुछ रैंकिंग जारी की गई है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। इसमें रैंकिंग वाइज बेसिकली बांटा गया है स्टेट्स को। कुछ लार्ज स्टेट्स में बांटे गए हैं, फिर उसके बाद लार्ज स्टेट हो गए, स्मॉल स्टेट हो गए, और यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। तो स्मॉल स्टेट्स में जो टॉप 3 हैं वो गोवा, मणिपुर, सिक्किम। गोवा, मणिपुर, सिक्किम ये टॉप 3 हैं। और सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है स्मॉल स्टेट्स में, 8वें नंबर पर इसकी रैंक है। और यूनियन टेरिटरी में टॉप 3 हैं JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली NCR, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन NCR मीन्स चंडीगढ़, ये टॉप 3 की रैंकिंग है। और लक्षद्वीप आपका सबसे लास्ट है। तो आपको याद कैसे करना है? तो आपको इसमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कौन जारी किया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया जारी किए थे। फर्स्ट एडिशन कब जारी हुआ था? 2019 को जारी हुआ था। डेट फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब है? तो 7 जून को है। और इसमें कितने टोटल कैटेगरीज में? तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज में, एक लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी है, स्मॉल स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरी की। स्मॉल स्टेट में टॉप रैंक है गोवा की। याद रखिए, स्मॉल स्टेट्स में गोवा ही सबसे वेल एजुकेटेड और सबसे अमीरी वाला राज्य लगता है, जहाँ लोग घूमने जाते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा लोग टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, तो अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर फूड सिक्योरिटी होगी, तभी तो लोग दूसरों को इतने अच्छे तरीके से वेलकम कर सकते हैं। हम उसी के साथ गोवा याद कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश आप याद रखिए कि इसका नाम ही इतना बड़ा हुआ, इतना अरुणाचल, इतना बड़ा नाम है। जितना बड़ा नाम होगा उतने ज़्यादा वहाँ पर खाने की कमी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इस नाम से याद रखिए कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, खाने की कमी होगी, फूड सिक्योरिटी नहीं होगा। तो अरुणाचल प्रदेश आखिरी रैंक पर स्मॉल स्टेट्स में टिक रहा है, गोवा टॉप पर टिक रहा है। अब मणिपुर सिक्किम को कैसे याद करें? तो यहाँ पे लोग इसमें कुछ ना कुछ तरीके बताइए। अब देखिए, गोमासी करके याद कर सकते हैं कि मासी गो मासी, कि मासी गो मासी गो, मतलब अपनी मासी को याद, गो मासी करके याद कर लीजिए। तो गो मतलब गोवा हो गया, माँ मतलब मणिपुर हो गया, और सी मतलब सिक्किम हो गया। तो गो मासी करके गोवा, मणिपुर, सिक्किम याद कर लीजिए। यूनियन टेरिटरीज की बात करिए तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप याद करिए कि आपको JNK, आप अभी कौन से हिस्से की भारत अपना कब्जा करना चाहता है पाकिस्तान को हराकर? POK। तो POK क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो जम्मू कश्मीर नंबर 1। दूसरे नंबर पर दिल्ली NCR। नेशनल कैपिटल कौन रहेगी भाई? से पहला नहीं लोगों को दूसरा देना पड़ेगा, तो दूसरा नेशनल कैपिटल दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। और उसी के समीप में चंडीगढ़ हमारा तीसरा। और सबसे सुदूर क्षेत्र में लक्षद्वीप, जो सबसे समुद्री क्षेत्र में बसा हुआ है, ये 8वें नंबर पर है यूनियन टेरिटरीज में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं।
अब ये रैंकिंग इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है इसमें आपको बस इतना पता करना है कि भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है, भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज़ क्या है। तो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। ये देखिए इसका नाम याद कर लीजिए, सारी जितनी भी कैटेगरी में अगर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सब में टॉप यही किया है। अच्छाई वालों में, टेक्नोलॉजी वाले में, समग्र वाले में, सारे मतलब टोटल में भी इसी ने इंडिया में टॉप किया है। इसकी ओवरऑल रैंक है 155। इसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये सब में खुद ही समझिए कि आपको सबसे पढ़ा लिखा कंट्री कौन लगता है, यूएसए। तो यूएसए के ही सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने, तो अमेरिका की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 202 यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ के अभी ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है ऋषि सुनक। और यूके के बाद चाइना, टॉप 3 कंट्रीज़ ऐसे याद रखिए। तो पर 2 तो आराम से याद होंगी, लेकिन तीसरा आप लोगों को भी ताजुब हो रहा होगा कि चाइना है। तो चाइना ने अपने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत वर्क करके रखा है, इसीलिए टॉप 3 में चाइना भी लाई करता है। तो आपको याद क्या क्या करना है कि टोटल कितनी यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया, 1422 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। नंबर 1 कौन रहा, यूएस, नंबर 2 यूके, नंबर 3 चाइना। इंडिया की टोटल 41 यूनिवर्सिटीज़, और इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, आईआईएससी बेंगलुरु। और एमआईटी यूएसए की एक वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग है। एशिया रीजन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये एशिया रीजन की टॉप यूनिवर्सिटी है। बस इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की नहीं जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब ये नैनो यूरिया संयंत्र कलोल गुजरात में स्थापित किया गया, किसके द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब ये नैनो यूरिया है क्या, इस पर हम लोग डिस्कशन करने यहाँ नहीं बैठे हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। जो इस समय जो ये खाद पड़ती है तो आप लोग देखते होंगे दानेदार यूरिया पड़ती है, दानेदार ऐसे ऐसे रहती है। इससे क्या होता है, खेतों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचता है। तो इसका सप्लीमेंट, इसको हटाने के लिए लिक्विड यूरिया लाया जा रहा है, जो मात्र कहा जा रहा है कि एक 250 ml की बोतल में पूरे 1 बीघे में छिड़का जा सकता है। इससे क्या होगा कि कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, और फ़ायदा भी मिलेगा किसानों को, जिससे क्या होगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और खेतों की उर्वरक क्षमता भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं होगी। तो यह कहाँ पर स्थित है, तो ये हमने बताया आपको कहाँ पे, कलोल गुजरात में किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इस संयंत्र की क्षमता है 500 मिलीलीटर रोज उत्पादन ये कर सकता है, लेकिन 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन अभी शुरुआत में ये करेगा। और इसके नेक्स्ट कहाँ सोचा गया है, तो नेक्स्ट सोचा गया है नागल में करने के लिए। और नागल कहाँ पर है, पंजाब, और ट्राम्बे महाराष्ट्र। अभी कहाँ पर है, कलोल गुजरात। किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब कौन कौन मिलकर किया, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो फर्टिलाइजर का ही तो काम है, यूरिया फर्टिलाइजर से ही रिलेटेड क्या फर्टिलाइजर ही है, तो फर्टिलाइजर लिमिटेड तो रहेगा ही रहेगा। और इसको लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ रहती है तो केमिकल फॉर्म में रहती है। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने दोनों ने मिल करके आईएफको के साथ एक एमओयू साइन किया था, जिसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए एमओयू साइन किया गया था, और इन्होंने ही मिलकर इसका निर्माण किया था। और यह भारत वैश्विक स्तर पर पहला देश बन गया है नैनो यूरिया का उत्पादन करने वाला। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो आपको पॉइंट इसमें क्या क्या याद करना है, कहाँ पर था, कलोल गुजरात में पहले नैनो यूरिया प्लांट की स्थापना, उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसको किसने, तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने एमओयू साइन किया था इफ्को के साथ। और नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला, प्रारंभ करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इसके नेक्स्ट जो संयंत्र लगने वाले हैं वो नागल पंजाब और ट्राम्बे महाराष्ट्र में लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब ये हमारा इंडिया में टाइगर रिजर्व्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो लाऊंगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स और कुछ 2-3 चीज़ें और इंपॉर्टेंट उसमें समेटूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं। अब देखिए, जो टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था ये 1973 में लॉन्च किया गया था। अब आपको याद कैसे होगा, तो आपको इसको रटना पड़ेगा कि 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। अब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कंजर्वेटिव अथॉरिटी से सलाह ली जाती है कि इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जा सकता है कि नहीं। और संविधान की धारा 38B के प्रावधानों के तहत टाइगर रिजर्व नोटिफाइड किए जाते हैं। वो लोग नोटिफाई करेंगे कि भैया हाँ कर सकते हो, उसके बाद वही हम लोग कर सकते हैं। तो कहाँ पर, रायगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटे जिले में एक रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य, राजस्थान के बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा यहाँ पर बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिले में विस्तृत देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। ये नया बिल्कुल शुरू हुआ है। सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र तेलंगाना में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि टाइगर
प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1973 में। ये कहाँ पर है? इस नया वाला 52वां नंबर वाला कौन सा कहाँ पर बना है? तो यह रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बाघ अभयारण्य कहाँ बना है? राजस्थान के बूंदी भिलवाड़ा कोटा जिले में स्थित है। देश का सबसे बड़ा कहाँ पर है? नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र तेलंगाना में। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। अब टाइगर जो है किसी देशों के राष्ट्रीय पशु भी हैं। तो भैया ये किसके राष्ट्रीय पशु हैं? तो मलेशिया और बांग्लादेश का यह राष्ट्रीय पशु है। 2018 की गणना के अनुसार भारत में 2967 बाघ हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा आप, उसको चीता स्टेट भी बोला जाता है। इस मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और चीता स्टेट भी बोला जाता है। और ये मध्य प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? वो 6 है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में भी 3 है, रणथंभौर में, सरिस्का में और मुंद्रा हिल्स में, मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रणथंभौर में है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मलेशिया बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी टाइगर है। औद्योगिक जौ प्रौद्योगिकी पार्क, इस पार्क के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है कि कहाँ पर है। तो बेसिकली इसका जो नया पार्क खोलने की कोशिश हो रही है, खोला जो गया है, तो JNK के कठुआ में खोला गया है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। JNK जहाँ जहाँ लिखा हूँ इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर है। कठुआ में खोला गया है। ये है क्या? नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है कठुआ जिले में। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर का दूसरा कुपवाड़ा जिला स्थित हंदवाड़ा में भी खोलने का शुरू कर किया जा चुका है। टोटल एशिया प्रशांत रीजन में हमारी 3rd रैंक है इन सब चीज़ों में। इंडिया कम्स अंडर टॉप 12 डेस्टिनेशंस। दुनिया में टॉप 12 में, एशिया में टॉप 3rd में, एशिया प्रशांत रीजन में। हमारे पास अभी टोटल 9 पार्क वर्किंग है। अभी कहाँ खोलने की कोशिश किया गया है? कोशिश किया क्या बन गया है वो? जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में और भीलवाड़ा में। जम्मू कश्मीर के कठुआ और कुपवाड़ा स्थित हंदवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या है? बेसिकली ये वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर का अवार्ड इसे मिला है। USA का एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की जो अवार्ड जारी किया जाता है ये 1993 से जारी किया जाता है। नाम याद रखिएगा, फ्रंटियर। ये वर्ल्ड का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है और इसकी स्पीड इस सब लिखी हुई है इसी में। आपको सारा PDF मिल जाएगा। इस PDF को ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर जिसको ज़्यादा डिटेल पढ़ना हो। अब एक लूमी फिनलैंड का 3rd नंबर पर और फुकाकू जापान का 2nd नंबर पर। ये याद रखिएगा, फुकाकू जापान का 2nd नंबर पर है, लूमी फिनलैंड का 3rd नंबर पर है और फ्रंटियर वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। अब बात करते हैं अपने देश भारत की। तो भारत में परम सिद्ध, ये जो है परम सिद्ध पुणे में स्थित है। इसकी ओवरऑल रैंक 111 है और भारत में ये टॉप पर है। प्रत्यूष ये भी पुणे में स्थित है, मौसम विभाग का 132वीं रैंक के साथ भारत का दूसरा। और मिहिर नोएडा में स्थित है, 249वीं रैंक के साथ भारत का तीसरा। तो भारत का सबसे तेज चलने वाला परम सिद्ध है। कौन सी रैंक? ओवरऑल 111वां। दुनिया का फ्रंटियर। 2nd नंबर फुगाकू, 3rd नंबर लूनी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। खत्म होने वाला है अभी। उत्तर प्रदेश का बजट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अनुमानित लागत इतना है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस याद थोड़ी चीज़ें जो फर्स्ट रैंक वाली है इनको याद रखना है। गन्ना मूल्य भुगतान में उत्तर प्रदेश नंबर 1। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना इसमें भी नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा आबादी वाली जो भी चीज़ें हैं सब में नंबर 1 ही रहेगा। 5 एक्सप्रेस वे यहाँ पे बन गई। ये इसको अभी 6ठा भी बनना शुरू हो चुका है, 5 बन चुके हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक 2nd आई है। उत्तर प्रदेश की रैंक 2nd आई है। बहुत ही उत्तर प्रदेश में होने वाले सुधारों की ओर प्रदर्शित करता है चीज़ों को। उज्ज्वला योजना जब पॉपुलेशन ज़्यादा तो नंबर 1 रहेंगे ही रहेंगे। टॉयलेट मेकिंग में रहेंगे ही रहेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स जब हमारे यहाँ रोडे बहुत ज़्यादा हैं तो स्ट्रीट वेंडर्स वहाँ पर बैठेंगे भी, वहाँ पर सामान भी बेचेंगे। पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, गरीबी भी ज़्यादा है, तो इसमें भी नंबर 1 रहेंगे ही रहेंगे। पढ़ लीजिएगा इसको थोड़ा सा, बाकी इतना डिटेल नहीं घुसने की ज़रूरत है। ये जो है ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मई 2022 में यह बड़े स्टेट्स के लिए जारी किया गया। तो बड़े स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बर्थ रेट बिहार की, तो बिहार में सब जान जाइए सबसे ज़्यादा बर्थ रेट है। ऐसे भी याद रखिए बिहार में लिटरेसी बहुत कम है। जहाँ पे लिटरेसी कम रहेगी वहाँ बर्थ रेट, वैसे उनको कोई काम और दूसरा रहेगा नहीं, तो बर्थ रेट बढ़ाएंगे। तो बर्थ रेट वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सबसे कम बर्थ रेट केरला में है, इनकी लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। हाईएस्ट डेथ रेट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, इसको सुधारना चाहिए, डेथ रेट भी कम होनी चाहिए। हाईएस्ट चिल्ड्रन डेथ रेट जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्यों ऐसा हो रहा है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हाईएस्ट बर्थ रेट बिहार पर, लोएस्ट बर्थ रेट केरला में, हाईएस्ट डेथ रेट आपका छत्तीसगढ़ में और हाईएस्ट चिल्ड्रन डेथ रेट मध्य प्रदेश में। इन दोनों राज्य सरकारों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मिनिमम बर्थ रेट इन यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में जो मिनिमम बर्थ रेट है वो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में 10.8 की। अब लोएस्ट डेथ रेट कहाँ पर है? ये दिल्ली में है 3.6 के साथ। अब नेशनल बर्थ रेट क्या कितना है? तो नेशनल बर्थ रेट जो है 19.5 है। बिहार की देखिए 25.5 है, तो 19.5 से नीचे जिसकी रही उसको थोड़ा सही माना जाएगा। नेशनल डेथ रेट कितना है? 6 है। नेशनल चाइल्ड डेथ रेट कितना है? 28 है। सबसे अधिक बर्थ रेट बिहार, सबसे कम बर्थ रेट केरला, सबसे अधिक डेथ रेट छत्तीसगढ़, सबसे अधिक डेथ रेट चिल्ड्रन मध्य प्रदेश। इतना ही आपको याद रखना है शुरुआत वाले। अब हम लोग लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनल न्यूज़ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भारतीय रेलवे है इसमें प्राइवेट कंपनीज़ को भारत गौरव पर आधारित ट्रेनों के संचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
14 जून 2022 को पहली ट्रेन कोयटम्बूर उत्तर तमिलनाडु से लेकर के साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच में चली। इसको दक्षिण रेलवे द्वारा चलाया गया। कंपनी प्रदाता का नाम साउथ स्टार रेल रहा। तो कौन सी कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट है? भारत गौरव प्रोजेक्ट है। कहाँ से? कोयटम्बूर से चली। कोयटम्बूर कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ तक? श्री साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच चली दक्षिण रेलवे द्वारा। कंपनी साउथ स्टार रेल। स्वदेश दर्शन योजना, ये कुछ और योजनाएं हैं जो रेलवे की वजह से रेलवे ने ही चलाया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई थी 2014-15 में। प्रसाद योजना 2014-15 में। देखो अपना देश 2020 में। लेकिन ये योजना के बाद ही तुरंत कोरोना आ गया था, इसलिए ये योजना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी। तो टोटल 3 योजनाएं भारत में अभी तक चलाई गई हैं। भारत गौरव, स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना और देखो अपना देश। चलिए इसका दूसरा पार्ट भी लाएंगे क्योंकि थोड़ा सा बहुत बड़ा हो रहा है, 20 मिनट प्लस हो गया है। चलिए तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज ही दूसरा पार्ट भी आप लोगों को मिलेगा।